जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं जल्दी से मुफ़रद जुमला और मरकब जुमले का डिफरेंस। और हमें पता चल जाएगा कि मुफ़रद किसको बोला जाता है और मरकब किसको। मुफ़रद होता है सिंगल जुमला, ठीक है, जब आप किसी एक काम के बारे में बता रहे हो, एक फ़ेल के बारे में बता रहे हो। और मरकब जुमला होता है जब आप दो कामों के बारे में एक ही जुमले में बता रहे हो, लेकिन उनके दरमियान, दो जुमलों के दरमियान, जुमलों के एतबार से अतफ़, इल्लत, तरदीद, जज़ा, शर्त, इस्तदराक जैसे हरूफ इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में इस तरह पढ़ेंगे कि मुफ़रद जुमला जो होता है ना, वो एक सिंगल जुमला है। जैसे वो जुमला जिसमें सिर्फ एक फ़ेल के बारे में बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया, अब इसमें खाया जो है ये फ़ेल है, यानी कि मैंने खाना खाया, एक ही काम मैं बता रही हूँ। अब अम्मी ने कपड़े धोए, इसमें धोए जो है ये काम है, ठीक है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, फ़ेल है और सिंगल काम है, मुफ़रद है, तो ये भी एक मुफ़रद जुमला है। अहमद ने पतंग उड़ाई, इसमें उड़ाई जो है ये एक काम है, वर्ब है, फ़ेल है और मुफ़रद है, क्योंकि एक ही काम किया है अहमद ने। खाया, धोए और उड़ाई, ये तीनों काम थे और एक एक काम थे हर जुमले में, इसलिए हमने इसको मुफ़रद जुमले के कैटेगरी में डाला है। एक और मिसाल से इसको मज़ीद बेहतर समझते हैं। मैंने धोबी को कपड़े दिए, इसमें जो दिए है वर्ड, दैट इज़ द फेल, ठीक है, ये काम है, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही काम इस बच्चे ने किया है कि वो कह रहा है कि मैंने धोबी को कपड़े दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम मुफ़रद जुमला बुलाएंगे। मुफ़रद जुमला मरकब जुमले का समझ लें कि ऑपोज़िट है। मुफ़रद में एक जुमले के अंदर बात वाज़िया की जाती है, जबकि मरकब जुमले में हम दो जुमलों में बात अदा करते हैं और एक जुमला दूसरे जुमले से किसी ख़ास तरीके से जोड़ा जाता है। वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को इनके बाहमी ताल्लुक़ की बिना पर किसी हर्फ़ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया हो, उसे मरकब जुमला कहते हैं। अब वो हर्फ़ क्या हैं जिनसे हम इन दो जुमलों को आपस में जोड़ेंगे? इसको एक मिसाल से समझते हैं। मैं भूखी थी, इसलिए मैंने खाना पकाया, ठीक है। तो इसमें जो इसलिए है ना, जिसकी वजह मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, दो जुमलों को मैंने जोड़ा ना, तो इसलिए को मैंने इस्तेमाल किया इन दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए। और इस तरह के हरफ जो है ना बहुत सारे हैं इसमें। हरफ अतफ़ है, इल्लत है, तरदीद है, जज़ा है और इस्तदराक है। अब हरफ अतफ़ जो है वो और, वो, कर, फिर और नीज़ है, ठीक है। और इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब हमने दो जुमलों की आपस में कोई रिलेशनशिप ज़ाहिर करना होता है, कोई ताल्लुक़ बताना होता है, ठीक है, और ये सादा जुमलों में इस्तेमाल होता है। तो आपने इन तमाम हरूफ के बारे में अच्छे से मालूमात रखनी है कि हरूफ अतफ़ वहाँ इस्तेमाल होगा जब आप एक जनरल बात कर रहे हो और दो जुमले आपस में मिला रहे हो, आम सी बात कर रहे हो। इल्लत उस वक़्त आप इस्तेमाल करोगे जब दो जुमलों को, पहला जुमला जो है ना वो किसी काम को ज़ाहिर करे और दूसरा जुमला उस काम करने की वजह को बताए कि इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो वजह बताने के लिए हम हरूफ इल्लत लगाते हैं और वो क्यों के, इसलिए, इस वास्ते, ताकि होता है। हरूफ इस्तदराक वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर पहले जुमले के बारे में आपको शक हो, ठीक है। तो आप ये हरूफ लगाकर दूसरा जुमला बयान करें। हरूफ तरदीद जो होते हैं ये वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपने दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना हो, कोई एक काम आपने इख्तियार करना हो, कोई एक चीज़ आपको लेनी हो, उसमें ऑप्शंस हों, ठीक है ना, आप उसमें दो ऑप्शंस में से कोई एक को चूज़ करना हो, तो वहाँ पर आप हरूफ तरदीद इस्तेमाल करते हो। हरूफ शर्त और जज़ा कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जब आपने किसी को किसी की शर्त का जवाब देना हो, ठीक है ना, कि तुम आ जाओ फिर मैं तुम्हें देखूंगा, ठीक है, या तुम चले जाओ फिर मैं आऊँगा। तो इस तरह करके ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। अब इनको एक एक करके एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दो जुमले नज़र आ रहे हैं। सूरज सुबह को निकलता है, वो रोज़ ही निकलता है, शाम को ग़ुरूब हो जाता है, ये भी रोज़ काम होता है। तो हम यहाँ हरूफ अतफ़ यानी ऐसे काम जो जनरल हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर डेली हो रहे हैं, उसमें इनको इस्तेमाल करते हैं। अब सूरज सुबह को निकलता है और शाम को ग़ुरूब हो जाता है। मैंने दो जुमलों को जोड़ा, ठीक है, दो कामों को जोड़ा, आपको पता है दो मुफरद जुमलों को आपस में जोड़ा है मैंने, सिंगल सिंगल जुमले। सूरज सुबह को निकलता, अगर मैं इतना कह देती दैट्स इनफ, लेकिन मैंने इसको मुरक्कब बनाना था, इसलिए मैंने इसके साथ हरूफ अतफ़ लगाया और शाम को ग़ुरूब हो जाता है, एक नया जुमला इसके साथ जोड़ दिया। तो मैंने इस मुफरद जुमले को मुरक्कब बना दिया हरूफ अतफ़ की मदद से, यानी और लगाकर। और इसके अलावा आप और, वो, कर, फिर, नीज़ भी लगा सकते हैं। वो जुमले पे डिपेंड करता है। या आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर ये लफ्ज़ या हरूफ इस्तेमाल किए गए होंगे वो मुरक्कब जुमला में अतफ़ इस्तेमाल हुआ होगा, हरूफ अतफ़ इस्तेमाल किया गया होगा और वो मुरक्कब जुमला होगा।
اب بات کرتے ہیں حروف علت کی، اور علت میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے وجہ بتانی ہو کسی بات کی. پہلے جملہ آپ بتائیں اور پھر وہ جملہ آپ نے کیوں کہا اس کی وجہ بھی بتائیں. ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ سے لوگ پوچھیں گے بھائی کیا کیوں شہید ہو گئے، کیا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے کیونکہ. حروف علت ہے ہمارا، کیونکہ لگائیں گے اور پھر اگلا مفرد جملہ اس کا جوڑیں گے اس کو مرکب بنانے کے لیے، کیونکہ غداروں نے غداری کی تھی. ٹھیک ہے. تو حروف علت کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے آپ کسی بھی ایک مفرد جملے کی وجہ بتانے کے لیے اس کو مرکب بنانے کے لیے یہ والے حروف علت لگا سکتے ہیں، کیونکہ، کہ، اس لیے، اس واسطے، تاکہ. ٹھیک ہے. تو اس کو حروف علت جب ہم کسی پہلے جملے کی وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا دوسرے جملے میں، تو ان دونوں جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم حروف علت کا استعمال کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں حروف جزا کی. جب تم آؤ گے میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ دو جملے تھے مفرد، ان کو مرکب بنانے کے لیے ہم نے حروف جزا کا استعمال کیا. حروف جزا وہاں استعمال ہوتے ہیں جب کسی شرط کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تم آؤ گے تب میں جاؤں گا. تو تب یا تو یا کہ مگر پر لیکن ایسی ساری حروف شرط یا جزا کہلاتے ہیں. جب آپ کسی شرط کے جواب میں وہ بات کہو تو آپ ان حروف کو استعمال کر کے دو مفرد جملوں کو جوڑ کر ایک مرکب جملہ تیار کرتے ہو. اگر تو سے جملہ بنائیں تو ہم کہیں گے امی نے آواز دی تو احمد چھت پر گیا. ٹھیک ہے. آپ حروف شرط و جزا کو استعمال کر کے اور بھی بہت سارے مرکب جملات بنا سکتے ہیں. اب آخری حروف استدراک کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے دو مفرد جملوں کے درمیان میں جب آپ کو کسی بات کا شک ہو. ٹھیک ہے. آپ کا پہلا مفرد جملہ جو ہے وہ دوسرے مفرد جملے کو ظاہر کر رہا ہو کہ یہ آپ کو شک ہے پہلے مفرد جملے کے اوپر، یعنی اس نے میرے منہ پر تو کچھ نہ کہا، البتہ پیٹھ پیچھے بہت برا بھلا کہا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو شک تھا کہ میرے منہ پہ تو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن پیچھے سے اس نے میری برائی کی. اس چیز کا آپ کو پہلے ہی شک تھا نا، آپ کو اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ حروف استدراک میں بلکہ، ہاں، مگر، لیکن استعمال کر سکتے ہو. لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ شرط و جزا میں بھی ہم لیکن کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے جملوں کو اتنے بہترین طریقے سے لکھنا ہے کہ اس میں اندازہ ہو جائے کہ استدراک کا مطلب کیا ہے. کہ جب آپ پہلا جملہ دوسرے جملے کو ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں اس کو کوئی شک ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے جملے کے بارے میں اس کو کچھ شک ہے، دوسرے جملے میں ہمیں پتہ چل رہا ہو اس بارے میں. کریڈٹ جائے گا ان تمام پکچرز کا قواعد اردو کو، اور امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. میں نے بہت آسان سے بچوں والے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.